नमस्कार, मैं सुमन। आप देख रहे हैं न्यूज प्रहर, खबर जो सच बोले। आसनसोल शिल्पांचल का लोकप्रिय न्यूज कार्यक्रम न्यूज प्रहर 10 साल बाद एक बार फिर आप दर्शकों के सामने हाजिर है। अब यह दुनिया में सबसे अधिक प्रचलित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर हर दिन रात को आएगा। न्यूज प्रहर वही टीम वापस लेकर आई है जिसने इसे लोकप्रियता की ऊंचाई पर पहुंचाई थी। पहले की तरह इस बार भी बेहतर प्रेजेंटेशन और अच्छी खबरें वैल्यू एडेड के साथ पेश करने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि दर्शकों का हमें समर्थन मिलेगा। आपसे आग्रह है कि आप YouTube पर जाकर न्यूज प्रहर को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम खबरों की तरफ चलते हैं। न्यूज प्रहर की दूसरी पारी में आज प्रथम दिन है, इसलिए हमने आसनसोल शिल्पांचल के प्रथम नागरिक मेयर जितेंद्र तिवारी से इंटरव्यू के लिए आग्रह किया। वे सहजता से इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए। हमने जितेंद्र तिवारी के साथ 2 चरणों में इंटरव्यू का विचार किया है। पहले चरण में हमने आज पॉलिटिकल विषयों पर उनके सामने कई सवाल रखे और उन्होंने इसके जवाब दिए हैं। दूसरे चरण में हम नगर निगम के कार्यों के विषय में बात करेंगे, लेकिन इसे आज नहीं दिखाया जाएगा। अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इसी विषय पर न्यूज प्रहर के संपादक नरेंद्र कुमार सिंह ने आसनसोल के मेयर सह तृणमूल जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी से सवाल किए। आइए सीधे देखते हैं कि क्या कहा जितेंद्र तिवारी ने। जो 2021 का लोकसभा चुनाव है, टफ माना जा रहा कि, तो आपको क्या लगता है ये वास्तव में टफ है ना, जो मीडिया में कहा जा रहा कि ये टफ वही है? देखिए, पिछले बार जो चुनाव था, विधानसभा चुनाव, उसके पहले भी यही सिनेरियो देखने को मिला था। उसके पहले ही विरोधी पार्टियों का मुख्यमंत्री का नाम लोग घोषणा कर दिए थे। कौन सा एमएलए कौन सा मंत्री बनने वाला है ये भी घोषणा कर दिए थे। कब शपथ लेने वाले हैं इसका तारीख का भी करीब करीब वो लोग फाइनल कर लिए थे, लेकिन और सारे मीडिया ने भी उनका समर्थन किया था। लेकिन चुनाव के बाद आपने देखा क्या हुआ। सुबह से शाम तक लोगों के जन्म से लेकर मृत्यु तक यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल सरकार यही लोगों के साथ रहती है। वोट यहाँ के लोग देते हैं। मीडिया क्या दिखाता है, मीडिया क्या दिखाने का प्रयास करता है, इस पर यहाँ का वोट प्रभावित नहीं होता है। यहाँ के लोग वोट देते हैं और यहाँ के लोग दीदी को प्यार करते हैं और दीदी को ही पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट करके ये घोषणा की थी कि यहाँ कोई उनका पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हुआ 2021 के चुनाव में। लेकिन उनका ये भी कहना था कि प्रधानमंत्री को हम लोग आगे रखकर चुनाव लड़ेंगे, तो इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो कहा कि हम लोग किसी चेहरे को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके पीछे उन्होंने एक और बात कही जो कही नहीं, लेकिन हम लोग को समझ लेना चाहिए कि उनके पास मुख्यमंत्री होने लायक कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। ये इसका मतलब होता है। तो मुख्यमंत्री होने लायक कोई योग्य व्यक्ति नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप प्रधानमंत्री का चेहरा दिखा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी उन्होंने पिछले 10 वर्षों में बंगाल के लिए क्या किया है, ये भी चर्चा का विषय है। बंगाल के लोगों के लिए जो 54,000 करोड़ रुपया जो हमारा बकाया है, क्या वो उन्होंने दिया? ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों के लिए बार बार जो कहा कि जो वामफ्रंट सरकार ने जो यहाँ पर क्या लोन लिया था उसका जो सूद हमें हर महीने देना पड़ता है, उसको 2 साल के लिए केवल रोक दिया जाए। क्या प्रधानमंत्री जी इसके लिए माने? क्या बंगाली अस्मिता का जब सवाल उठा तब प्रधानमंत्री जी ने कोई पॉजिटिव भूमिका निभाई? बिल्कुल नहीं। तो कोई भी चेहरा हो, उनके पास चेहरा हो चेहरा ना हो, वो विदेश में भी घूमते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग विदेश से भी किसी को चेहरा बना सकते हैं, हम लोग को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है, ममता बनर्जी के साथ ही रहेगी। उनका कौन चेहरा होता है इससे हमें कोई, हाँ ये बात सही है कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि बंगाल में मुख्यमंत्री होने लायक कोई योग्य व्यक्ति उनके पास नहीं है। तो ममता बनर्जी भी कहा कि या पार्टी की तरफ से कहा गया कि हमारा जो है बंगाली अस्मिता को रखकर चुनाव लड़ेंगे, उसको आगे करेंगे इस मुद्दे को। तो इससे नहीं लगता कि एक तरह से जो विभाजन है, बंगाल में तो हिंदी भाषी लोग भी रहते हैं, मरवाड़ी भी हैं, पंजाबी भी हैं, मुस्लिम लोग भी हैं, काफ़ी सारे भाषाभाषी के लोग हैं, तो इससे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी आपको? देखिए, बंगाली शब्द को थोड़ा वाइडर सेंस में हम लोग यहाँ यूज़ करना चाहिए। हम लोग का मानना है, तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि बंगाल में जो लोग भी रहते हैं सारे लोग बंगाली हैं। यहाँ 3-4 भाषाई बंगाली हैं, यहाँ बांग्ला भाषी बंगाली हैं,
यहाँ हिंदू भाषी बंगाली हैं, यहाँ उर्दू भाषी बंगाली हैं, यहाँ पंजाबी बंगाली है, पंजाबी में बोलने वाले बंगाली हैं। जो लोग भी बंगाल में रहते हैं वो सारे बंगाली हैं और बंगाल की उन्नति में सारे लोगों का योगदान है। बंगाली का मतलब ये नहीं कि जो बंगला में बात करते हैं उनके बारे में ही कहा जा रहा है। बंगाली का मतलब हुआ कि बंगाल के उन्नति में जिनका भी योगदान है, बंगाल के कण कण में जिनका, रग रग में जिनकी सांसें बसती है, उन सारे लोगों को इसमें समाहित किया गया है। तो इसको नैरो सेंस में नहीं लेना चाहिए, इसको थोड़ा बड़े सेंस में लेना चाहिए। अच्छा, तो बीए वर्गीय ने एक और बात कही, वो जो अपने ट्वीट किया था उसमें कहा था कि हम बंगाल की जो समस्याएं हैं, खासकर अम्फन तूफान के समय किस तरह से अफरा तफरी देखी गई, उसका सॉल्व नहीं हुआ इशू, लोग परेशान हैं। उसके बाद किसानों की समस्या है, उसके बाद कोरोना का टैकल नहीं कर पाए मुख्यमंत्री। तो इन सब सारे मुद्दों को उठाएंगे, जनता के बीच ले जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं या ठीक से टैकल नहीं किया गया है? देखिए, यही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच में, हमारी सोच में। कोरोना बंगाल में नहीं आया था, कोरोना पैदल चल के नहीं आया, कोरोना विमान से चढ़कर भारत में आया, विदेशों में से कोरोना हमारे देश में आया। और सही समय पर यदि इंटरनेशनल फ्लाइट को बंद कर दिया जाता, जो केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी थी, सही समय पर इंटरनेशनल फ्लाइट को यदि बंद कर दिया जाता, या विदेशों से जो लोग आए थे उनको यदि वहीं पर क्वारंटाइन कर दिया जाता, विमान बंदर के बगल में ही यदि उन्हें रहने का 15-20 दिन व्यवस्था कर दिया जाता, तो यहाँ पर आता ही नहीं। उसके बाद जब कोरोना का प्रकोप नहीं बढ़ा था, उसके पहले ही जो हर राज्यों में जो श्रमिक हैं उनको अपने राज्यों में आने का मौका दे दिया जाता, तो ये संक्रमण इतना नहीं बढ़ता। ये सारा का सारा केंद्रीय सरकार की गलत नीतियों का नमूना है। जब ये सब काम करने का समय था तो कभी कहा गया घंटी बजाइए, कभी बताया दिया जलाइए, कभी बताया तांडव नाच कीजिए, ये सब किया गया। तो लेकिन हम लोगों ने, चूंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा था, हम लोगों ने उसमें सरकार के साथ सहयोग किया। और कोरोना के समय मुख्यमंत्री ने क्या किया है और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री ने क्या किया, प्रधानमंत्री ने क्या है, सारे जनता ने देखा। मुख्यमंत्री ने अपने प्राणों को बाजी लगाते हुए रास्ते में उतरकर काम किया। तृणमूल कांग्रेस के सारे नेता रास्ते में उतरकर काम किए और बीजेपी के बड़े से बड़े नेता केवल घर में बैठे रहे। और उसके बाद वो यदि इस तरह का बात जनता के बीच ले जाते हैं, वो ले जा सकते हैं, जनता सुनेगी नहीं ये बात। 2021 चुनाव में आपके लिए भी एक परीक्षा की घड़ी होगी। आप जिला अध्यक्ष पार्टी के यहाँ के, और पिछला जो लोकसभा चुनाव था वहाँ पर आपको एक तरह से बाबुल से प्रयोग फिर से जीत गए थे और आपकी पार्टी को हार मिली थी। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, क्या विधानसभा में ये अलग दिखाई देगा जो लोकसभा में जो दिखाई दिया? देखिए, लोकसभा चुनाव में हम लोगों का जो मानना है कि केंद्रीय स्तर पर, दिल्ली के स्तर पर सही विकल्प जो विरोधी पार्टियां हैं वो नहीं दे पाई थी। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के विरुद्ध में एक ऐसा चेहरा विरोधी पार्टियां मिलकर नहीं दे पाई थी जिन पर जनता विश्वास कर सके। उसका खामियाजा हम लोगों को स्थानीय स्तर पर भी भोगना पड़ा। लेकिन राज्य स्तर पर लोकसभा में जो समस्या हमारे साथ थी, विधानसभा में वही समस्या विरोधी पार्टियों से रही। क्योंकि ममता बनर्जी के मुकाबले में और कोई ऐसा नहीं है विरोधियों के पास जिसको देखकर बंगाल के लोगों का कॉन्फिडेंस जागे या फिर आसनसोल के लोगों का कॉन्फिडेंस जागे और वो उनको वोट दें। इसका पहले भी आपने देखा होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी बाबू सुप्रियो यहाँ जीते थे और उसके बाद जब फिर विधानसभा चुनाव हुआ तो सारे लोग हम लोग जीत कर आए थे। इस बार भी उसी की पुनरावृत्ति होने वाली है, इसलिए विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग कोई चिंता। बीजेपी का और एक बड़ा जो दांव खेलेगी, जो अभी से दिखाई दे रहा, पहले भी दिखाई दे रहा, कि वो हिंदू वोटर को पोलराइज करने की कोशिश करेगी। और खासकर राम मंदिर के बाद जो अब ये मार्ग प्रशस्त हो गया, मंदिर बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो वो हिंदू वोटरों को फिर से पोलराइज करेगी। आपका जो ग्राउंड में आप काम करें उसको क्या दिखाई दे रहा? देखिए, हम लोग धर्म के साथ राजनीति को कभी भी मिलाया जाए ये हम लोग कभी पसंद नहीं करते। धर्म हमारे आस्था का विषय है और हम लोग चाहते हैं कि हिंदू जो है और बेहतर हिंदू बने, जो मुसलमान हैं और बेहतर मुसलमान बने, जो हिंदू हैं और ज़्यादा गीता को माने और ज़्यादा रामायण को माने, जो मुसलमान है और ज़्यादा कुरान शरीफ को माने। और चाहे रामायण को माने या गीता को माने या कुरान शरीफ को माने, हर जगह सहिष्णुता की बात ही दिखाई। तो हिंदू यदि और अच्छे हिंदू बनते हैं इसमें हमें कोई समस्या नहीं। मुसलमान यदि और अच्छे मुसलमान बनते हैं हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। और राजनीति के साथ धर्म का इस तरह मिला देना ये ठीक नहीं है। राजनीति होनी चाहिए, रोजगार के मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए, कृषकों की जो समस्या है उस पर राजनीति होनी चाहिए, श्रमिकों की समस्या, छात्रों की समस्या, महिलाओं की समस्या, अन्य जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको लेकर वो राजनीतिक मुद्दे होने चाहिए। और यही लोकतंत्र का तकाजा है। बीजेपी चाहे जो भी प्रयास करे, लेकिन हम लोग सुबह से शाम तक लोगों के जीवन की जो जरूरत की चीज़ें हैं उसको लेकर ही हमारा राजनीतिक एजेंडा होता है। लोगों के जीवन में और खुशहाली लाना, लोगों के चेहरे से आंखों से आंसू को पोंछना, यही हमारा राजनीतिक एजेंडा हमेशा रहा है, इस बार भी
रहेगा। मैंने पिछले साल उसके पहले और इधर भी हमने देखा कि हुगली में एक तरह से कम्युनल टेंशन क्रिएट हुआ। उसके पहले आसनसोल, रानीगंज, बराकर में भी कुछ कुछ हल्का फुल्का ये सब चीज़ देखने मिली। राज्य के कुछ और भी हिस्से में देखने को मिला। तो ये बीजेपी का जो लगता है कि वो प्रयास करे कि इसको वो बड़े स्तर पर लोगों के बीच में उठाए। और एक उनका जो मीडिया सेल है, ट्विटर है, फेसबुक है, जो सोशल मीडिया सेल है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इस पर रहा है। तो लगता है कि इसको आप टैकल करेंगे। इसके पास कोई, आपके पास कोई योजना है कि हमको इसे कैसे टैकल करना है? हमारी सबसे बड़ी योजना है बंगाल की जनता पर विश्वास। बंगाल की जनता, प्रबुद्ध जनता, ऐसे मुद्दे, भावनात्मक मुद्दे जो समाज को विखंडित करते हैं उसे पसंद नहीं करती है। और जनता को लेकर ही, और हमारे लिए सत्ता में बने रहना बड़ा चीज़ नहीं है, हमारे लिए जनता का भलाई बड़ा चीज़ है। तो और जो लोग ऐसा है, इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, वो किसी भी तरह सत्ता में आना चाहते, चाहे जनता खून खराबा क्यों ना हो, लोगों के लाश के ऊपर से क्यों ना गुजरना पड़े, उन्हें अपना सत्ता चाहिए। यही अंतर है उनसे हमारा। हम लोगों के लाश पर से गुजर कर सत्ता में नहीं रहना चाहते। हम लोग की बुनियादी समस्याओं का समाधान करते हुए सत्ता में रहना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से इन घटनाओं के बाद लोगों के मन में जो गुस्सा हम लोगों ने देखा, लोग अब ये समझ रहे हैं कि कौन दंगा करा सकता है, कौन दंगा कराने की कोशिश करता है, जो रोजगार के मुद्दे पर सवालों का जवाब नहीं दे सकता, जो कृषकों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, जो अन्य जो बुनियादी प्रश्न हैं उनका जो सही उत्तर नहीं दे पाएगा, वही ऐसे मुद्दों को की ओर भागेगा। तो जनता भी ये समझ रही कि अंततः इससे भला किसी का नहीं होने वाला है, और जो हमारी बुनियादी समस्या है उसी पर राजनीति होनी चाहिए, और उसी को लेकर आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ पर सरकार बनाएंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इंटरव्यू का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए सुनते हैं आने वाले समय में जितेंद्र तिवारी खुद को किस रूप में देखना चाहते हैं। आपको दिखा कि कलकत्ता और आसपास, खासकर जो अर्जुन सिंह का इलाका, बैरकपुर, भाटपाड़ा, हुगली, ये सब इलाका में भी आपको अभिषेक बनर्जी के साथ या अन्य पार्टी लीडर के साथ देखा गया। तो क्या इससे ये समझा गया कि जो बैरकपुर इलाका है या कलकत्ता का आसपास इलाका, वहाँ के हिंदू जो हिंदी भाषी वोटर हैं, उनको एक तरह से संगठित करने के लिए या पार्टी की ओर खींचने के लिए अर्जुन सिंह के मुकाबले आपका चेहरा का इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए हिंदी भाषी एक बड़े लीडर के रूप में? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, ये सही बात है कि पार्टी में हर भाषा के लोग होते हैं। जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं वहाँ पार्टी की बात हिंदी में समझाना है, तो वहाँ हिंदी भाषी जो लोग हैं, हिंदी बोल पाते हैं, उनको ही भेजा जाएगा। जहाँ बांग्ला भाषी लोग हैं वहाँ बांग्ला में बात करना पड़ेगा, तो वहाँ बांग्ला में जो बोल सकते हैं उनको भेजा जाएगा। ये बहुत कॉमन चीज़ है। इसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए कि किसी के खिलाफ किसी को तैयार किया जा रहा है। हमारी पार्टी एक मजबूत परिवार है, और इस परिवार के हम सारे सदस्य हैं। जिसकी जो उपयोगिता होगी पार्टी समय समय पर निर्धारित करती है, और पार्टी उनसे वो काम लेती है। नहीं, मेरा समझने का ये मतलब था कि जो बैरकपुर के सांसद हैं बीजेपी के, जो बहुत मुखर रहते हैं, खासकर ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ, अर्जुन सिंह, तो अर्जुन सिंह के मुकाबले आपको एक राज्य में एक हिंदी भाषी बड़े नेता के रूप में तैयार किया जा रहा, एक तरह से ये मौका था उससे भी लोकसभा चुनाव में। देखिए, ये मैं ऐसा नहीं समझ किसी के अर्जुन सिंह के मुकाबले या बीजेपी के किसी एक नेता के मुकाबले हमारी पार्टी में नेता को तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक फिलॉसफी में विश्वास करते हैं, और उस फिलॉसफी का संप्रसारण ही हमारी पार्टी का मुख्य नीति है। ममता बनर्जी की फिलॉसफी में हम विश्वास करते हैं, और ममता बनर्जी की जो सोच है उसे जन जन तक पहुँचाना, यही हम सारे लोगों का काम है। उसमें किसी बीजेपी के किसी एक व्यक्ति नेता को देखकर उसके काउंटर में किसी नेता को तैयार किया जा रहा है, ऐसी सोच हमारी पार्टी की नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि आपने 6 पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन रानीगंज जो सीट थी उसे आप एक तरह से आपने उससे हार गए। तो इस बार कोशिश रही कि रानीगंज के साथ ही बाकी जो सीटें हैं, उन्हें रानीगंज को हम जीते प्लस बाकी सीटें उसको हम अपने पास ही रखें। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार पूरे जिला में 9 सीटें हमारे पास, और 9 सीट में ही हम लोग बहुत अच्छी अवस्था में हैं, और 9 सीट पर ही हम लोग जीत दर्ज करने जा रहे हैं। आपकी पार्टी की एक बड़ी समस्या ये भी जो दिखाई देती है, तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक गुटबाजी है, उनकी अलग अलग अपनी एक पहचान है, अपने अपने स्तर पर एक बड़े स्तर के नेता के रूप में पहले से वो मान्यता प्राप्त है। तो इनका एक गुट दिखाया जाता है, ये धारणा बन चुका है लोगों में, आसनसोल में भी, और इसका असर निचले स्तर पर भी देखा जा रहा है, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर। तो ये आपको लगता है कि पार्टी को एकजुट करने में, चुनाव के समय खासकर पार्टी को एकजुट करके रखने में या एकजुट करके हम आगे जाने में, खासकर भाजपा जैसी जो एक आक्रामक पार्टी के रूप में चुनाव में उतरेगी, तो आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग आपस में कोई मनमुटाव नहीं है।
हर चुनाव हम लोग एक साथ मिलकर लड़ते हैं। अभी हमारे पार्टी में लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार है। मलय घटक जी के किसी बात से यदि मैं असहमत हूं, मैं उनसे कह सकता हूं। वो यदि मेरे किसी बात से असहमत है, वो मुझे कह सकते हैं। हमारी पार्टी में ये अधिकार हम लोगों का है। हम लोग तो मशीन नहीं है कि मशीन में चाबी दे दिया जाए, एक ही गति से मशीन चलती रहेगी। ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग जब है तो गुस्सा भी रहेगा, अभिमान भी रहेगा, प्यार भी रहेगा, आवेग भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। सब इन सारे गुणों दोस्तों के साथ एक ह्यूमन बीइंग बनता है। तो हम लोग मशीन नहीं है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है। तो ये सारे चीज हमारे अंदर है। हाँ, ये सच है, हमारे अंदर लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में लोकतंत्र, अपनी बात कहने का अधिकार है। हम लोग सारा बात खुलकर कहते हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये बात पता चल जाता है, मीडिया को भी ये बात कुछ पता चल जाता है। आप लोग भी अपने अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन मतांतर हम लोगों के अंदर कभी कभी हो सकता है, मनांतर कभी नहीं है। हम सारे लोग एक दूसरे को के साथ मिलकर ही काम करेंगे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को यदि आप देखें तो यहाँ सांसद का अपना अलग टीम चलता है, जिला सभापति का अपना अलग टीम चलता है। जिला सभापति मंडल अध्यक्षों की घोषणा करते हैं, तो सांसद हर मंडल में अपने मंडल प्रतिनिधि के रूप में एक एक आदमी के नाम की घोषणा करते हैं। उनके यहाँ जो लड़ाई है वो प्रखर रूप से जनता के बीच में है। तृणमूल कांग्रेस में ऐसी कोई बात नहीं है। जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो ये समझ में आ रहा था कि पहले से एक तरह की धारणा बनती जा रही थी कि लोकसभा सीट से आपको पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। तो जब सीट से आपको टिकट नहीं मिला तो क्या थोड़ी निराशा हुई आपको? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जब मैं एक छोटे से कोलियरी इलाके में राजनीति करने वाला एक कार्यकर्ता था, वहाँ से ममता बनर्जी मुझे ले आई। मुझे रानीगंज से पहले विधानसभा का टिकट दिया गया, फिर मुझे कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया, फिर बड़े कॉरपोरेशन का मेयर बनाया गया, फिर विधायक बनाया गया। तो इतना कुछ मुझे दिया गया। मुझे जो भी पहचान दिया है ममता बनर्जी ने दिया है। तो उसके बाद जो मुझे ममता बनर्जी ने दिया है ये मेरे लिए बहुत है। इसके बाद और किसी सोच की गुंजाइश नहीं है। और वो जब मेरी जो भूमिका निर्धारित करती हैं वही भूमिका मैं निभाता हूँ। हमारे पार्टी का कैंडिडेट घोषणा होने के 15 मिनट के अंदर मैंने खुद ही दीवार लेखन का काम शुरू किया था और पूरी निष्ठा के साथ मैंने पार्टी का काम किया है। ममता बनर्जी का सैनिक हूँ। वो जब जो भूमिका मेरे लिए ठीक करेंगी, मेयर की भूमिका ठीक वो भी निभाऊंगा। आने वाले दिनों में यदि दीवार लेखक की भूमिका वो ठीक करती है वो भी मैं निभाऊंगा निष्ठा के। तो अगर आप की पार्टी सत्ता में आती है, आप यहाँ से चुनाव जीतते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप आशा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ये सोच रहे हैं कि हमको मंत्री बनाया जाएगा? देखिए, पहली बात तो मैं प्रत्याशी हूँ ये कहना उचित नहीं है। प्रत्याशी कौन होगा चुनाव के समय हमारी पार्टी ठीक करेगी। कौन प्रत्याशी होगा उसमें जो लोग जीत के आएंगे, कौन मंत्री होगा ये उस समय जो मुख्यमंत्री होता है उनका प्रेरोगेटिव होता है। ख्याली पुलाव बनाना ठीक नहीं है। और मैं तो पहले भी कहा कि मुझे मेयर की जिम्मेदारी ममता बनर्जी ने दी है, उसे मैं निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में मुझे यदि पार्टी के लिए दीवार लेखन का काम दिया जाएगा वो भी मैं करूँगा। मेरी भूमिका पार्टी ठीक करती है, मैं खुद नहीं। अगर मंत्री बनाया जाए तो उसमें उसके बारे में क्या सोचना है? यदि मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो और अच्छा लगेगा। यदि सपना ही देखना है तो मैं और बड़ा सपना क्यों ना, तो यूएनओ का प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो और अच्छा लगेगा। जिंदगी में आगे बढ़ना किसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरी भूमिका क्या होगी, ममता बनर्जी का की जो सोच है, ममता बनर्जी की जो फिलॉसफी है, उसको जन जन तक पहुंचाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसके बाहर अब उसको किस रूप से पार्टी मुझे अपने उस काम में लगाएगी, ये पार्टी को निर्णय लेना है। आप आसनसोल कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे एज ए लॉयर, तो फिर आप राजनीति में आए, तो जो सोच के आए थे कि राजनीति में मैं जा रहा हूँ, तो जितना कुछ सोचा था उस समय कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है, तो अब जब आप राजनीति में हैं, एक मेयर जैसे दायित्व का पद संभाल रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप लोगों के बीच कितनी काम आए हैं? क्या उनकी अपेक्षाओं में कितने खरे उतरे हैं, या और कैसा कुछ करना चाहते हैं? आपकी सपने क्या हैं और भी राजनीति में? देखिए, ये तो मैं कितना सफल हो पाया हूँ, कितना काम कर पाया हूँ, इसका आकलन तो जनता करेगी और आप मीडिया के लोग करेंगे। ये मैं अपना मूल्यांकन मैं खुद नहीं कर सकता। हाँ, आने वाले दिनों में जिंदगी के अंतिम सांस जब तक चलती रहे तब तक केवल यही इच्छा है कि जनता की सेवा करता रहूं और किसी के काम आ सकूं, समाज के काम आ सकूं। और वो प्लेटफॉर्म मुझे हमारी पार्टी ने दिया है, वो काम करने का मौका मेरी पार्टी में दिया है। ममता बनर्जी ने मुझे वो स्वाधीनता दी है जिससे खुले रूप से मैं जनता की सेवा कर सकूं। इसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता। नहीं, कभी विचार आता है कि मैं संसद में जाऊं, पार्टी की तरफ से अपनी बात रखूं, बंगाल की जनता के लिए बात रखूं? पार्टी अभी मुझे जिन जिम्मेदारियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है, इसमें ये जो जिम्मेदारी दी गई, इसे निभाने के बाद और कुछ सोचने का समय नहीं मिलता। सुबह से रात तक इसी में समय चला जाता है। दीदी ने जो जिम्मेदारी दी है, इसे सटीक ढंग से कैसे निभाना है, जनता की सेवा कैसे करनी है, इसके बाहर और कुछ सोचने का समय मिलता नहीं। तो एक राजनीतिक के रूप में आप किस रूप में याद किया जाना पसंद करेंगे? दीदी के एक सैनिक के रूप में अपने आप को उसी पहचान के साथ मैं जिंदा रहना चाहता हूँ।
धन्यवाद। फिलहाल आज के लिए इतना ही। शिल्पांचल सहित पूरे बंगाल की खबरों को जानने के लिए न्यूज प्रहर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल और खबरों के साथ मिलते हैं। देखते रहें न्यूज प्रहर, खबर जो सच बोले। नमस्कार।